फाइनल वेट के लिए वी नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू टी होगा। डी क्या है? उस वायर का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे चल रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि वायर है, दो वायर, मान लीजिए इसका करंट का डायरेक्शन इधर है और आई बराबर इसका करंट मान लीजिए 2 एम्पीयर, इस डायरेक्शन में भी करंट है, इसका भी 2 एम्पीयर करंट है। इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट O पर आपको पता करना है, कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O पर हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। पता कर सकते हैं क्या? राइट, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के टर्म में क्या होगा बोलिए? अच्छा, ये वायर का ये डिस्टेंस कितना होगा बोलिए? देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। सो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? इसको फर्स्ट वायर मान लेते हैं और इसको सेकंड वायर मान लेते हैं। तो फर्स्ट वायर के कारण कितना होगा? म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। करंट कितना है? 10 एम्पियर डिवीजन 2 एम्पियर, ये हो गया 2 डिवीजन में 2 पाई इंटू डी कितना है? 10 इंटू 10 टू पावर -2 है ना, एक के लिए निकालना है। तो यहाँ से 4 पाई से ये 2 हो गया और ये 2 कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ पर इंटू 10 टू पावर -7 डिवीजन में ये कितना आएगा? 10 टू पावर -1 इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर ऊपर जाएगा प्लस होगा -6 टेस्ला होगा। गिवन डायरेक्शन इसके कारण अंदर होगा और इसके कारण क्या होगा? बाहर होगा। किसके कारण? ये B1 है और ये B2 है। B2 का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। B2 बराबर कितना होगा? 4 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला, इसका क्रॉस और इसका डॉट। समझ पा रहे हैं? होगा, सेम वैल्यू होगा क्योंकि इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा, तो इसका भी 10 सेंटीमीटर दूरी है तो इतनी वैल्यू आएगा। तो ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B नेट, तो B नेट इज इक्वल टू क्या होगा? B1 प्लस B2। B1 हमारा अंदर वाले टर्म को हम नेगेटिव लेते हैं तो माइनस B1 और ये होगा प्लस B2। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए क्या होगा? यानी कि B नेट किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। समझ पा रहे हैं? और जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहे, इफ लाइन कुछ इस तरह से है, ये 10 एम्पियर है और ये मान लीजिए 20 एम्पियर है, ये नीचे टोटल डिस्टेंस और सपोज वही 20 सेंटीमीटर है। सेंटर पॉइंट P आपको पता करना है, फाइंड B नेट किस पर? पॉइंट P पर कितना होगा ये बताना है। निकाल सकते हो? इसको सॉल्व करो, तो लिखो, सॉल्व करके उसको लिख लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक,
चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं। जब सपोज इसको हम लोग फर्स्ट मान रहे हैं और ये सेकेंड है, ठीक है, तो v1 कितना है? v1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू बी। तो बी के म्यू नॉट 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 4 पाई है ना, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू कितना है वो 10 अपॉन 2 पाई इंटू बी। इसके लिए बी कितना होगा? 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 होगा। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हुआ, 10 से 10 चला गया तो 10 टू पावर यहाँ आ जाकर के प्लस 5 होगा। 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला होगा ये, ठीक है, b1। और b2 क्या होगा? b2 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 20 है। डिवीजन में 2 पाई इंटू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो यहाँ से ये 2 हो गया, ये यहाँ भी 2 हो गया और ये 5 होगा। इस इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। तो ये आ गया b2। इसका डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ होगा और इसका अपवर्ड होगा। इस केस में बी नेट इज इक्वल टू किस पॉइंट पे? ओ पर। तो b1 प्लस b2। तो b1 को हम माइनस कितना रखेंगे? 2 इंटू, क्योंकि अनवर्ड को हम नेगेटिव मान के चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनवर्ड डायरेक्शन is taken as negative, मतलब x, y और z तो इन्वर्ट होगा तो ये माइनस k कैप होगा, ये k कैप होगा तो ये i कैप होगा तो और ये j कैप होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं माइनस k कैप और ये कितना होगा? 4 प्लस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ठीक है। ये बी नीट आएगा इस पॉइंट होगा ऐसा। अच्छा सॉरी, ये भी तो प्लस होगा ना, ये भी तो माइनस ही आएगा, माइनस के का, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 होगा ना। अब ठीक है, चलिए इसको डायग्राम करिए, कंप्लीट कीजिए इसको। ये होगा 1 के कारण और यही होगा सेकंड के कारण। चलिए लिखना है। Forces between two finite wire can red and white
हेडिंग दी जाए करंट कैरिंग वायर। चलो देखो, यहाँ एक वायर है और एक वायर यहाँ है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में है I1, तो इसको हम लोग I1 ले रहे हैं करंट I1, और ये है वायर फर्स्ट, इसको हम लोग बोलेंगे वायर सेकंड। ठीक, तो इसलिए जो करंट है इसको हम लोग I2 कह रहे हैं। ठीक, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग D मान रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं there are two parallel current carrying wire of current I1 and I2 respectively। ठीक है, रेस्पेक्टिवली दो करंट हैं हैविंग सेपरेशन कितनी का है डी सेपरेशन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंटल एक लेंथ ले रहे हैं, ये DL, तो इसमें स्मॉल एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं। वी हैव टेकन small elemental length DL on wire first, wire second। ठीक है, स्मॉल एलिमेंटल ले रहे हैं। तो फ्रॉम लॉरेंस फोर्स, ठीक है, small elemental force on PL length due to wire, due to magnetic field reduced by वायर। कौन सा वायर, फर्स्ट वायर फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अरे ये करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर के पास जब हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में कि और स्ट्रेट लॉ क्या कहता है कि यदि किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जिसमें मैग्नेटिक कंपास को रखते थे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो इस वायर के कारण, इस वायर में करंट फ्लो करने के कारण एक रीजन क्रिएट होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब उस रीजन में यदि हम कोई करंट कैरिंग वायर रखेंगे, ठीक है, उस रीजन में यदि हम मैग्नेटिक फील्ड रीजन में करंट कैरिंग वायर रखेंगे तो उसका फोर्स कितना था, उसका याद है? तो DF इज इक्वल टू, बोलो, I इंटू DL क्रॉस B होगा। फॉर्मूला उसका जो फॉर्मूला था वो ये था, उसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो ध्यान समझो कि फोर्स लगेगा किस पर, एक वायर, इलेक्ट्रिक वायर, करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगेगा जिसका लेंथ कितना होगा L, और जिसके पास करंट क्या होगा I, और जो B मैग्नेटिक फील्ड में होगा। B मैग्नेटिक फील्ड कौन होगा, जो दूसरे सोर्स के कारण प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसमें वो करंट कैरिंग वायर होगा। तो जैसे I1 जो है वो I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसमें ये छोटा सा एलिमेंटल लेंथ वेक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I नॉट का,
तो ये जब भी इसके फील्ड में होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को कैसे लिखेंगे, उस फोर्स को लिखेंगे क्योंकि डीएल लेंथ के कारण फोर्स एक्सपीरियंस, डीएल लेंथ पर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स भी छोटा लेंथ फोर्स का होगा, इसलिए डीएफ लिखेंगे उसको। तो डीएफ बराबर यहाँ आई किसका होगा, यहाँ I1 होगा कि I2 होगा, हाँ तो यहाँ पर I2 लेना होगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, 1 वायर के कारण होगा ना, वायर 1 के कारण, ये समझ में आया। तो यहाँ पर हम जो लिखने जा रहे हैं उसमें हम इसको I2 लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, DF इज इक्वल टू I2 इंटू DL क्रॉस B1, करेंगे ऐसा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं तो, या इसको हम लोग आगे इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, इसको हम लोग पहले इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर समझो कि DF है तो यहाँ पर DF इज इक्वल टू I2 DL इंटू B1 साइन थीटा इंटू n कैप, ऐसा लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ कि थीटा कितना होगा। थीटा के लिए हमें थोड़ा साइन कन्वेंशन फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। ध्यान से देखो, साइन कन्वेंशन, ये x है, ये y है और ये z है। अभी मुझे ये बताओ कि डीएल लेंथ का जो डीएल लेंथ वेक्टर है उसका डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन है, तो डीएल लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, x y z किधर, y होगा। अब इसके कारण ये जो करंट है, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ होगा, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये है, ये ही B1 का डायरेक्शन है अंदर की तरफ, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस। तो नेगेटिव जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव वाई में करंट है या फिर डीएल लेंथ है, तो डीएल लेंथ वेक्टर, तो डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी तो किस डायरेक्शन में होगा उसका फोर्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये डायरेक्शन होगा डीएफ फोर्स का, होगा है ना, क्योंकि डीएल है पॉजिटिव आई में और B1 है नेगेटिव जेड में, तो उसका क्रॉस होगा नेगेटिव एक्स की तरफ, यानी कि जिस डायरेक्शन में वायर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना, और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये क्रॉस हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीएल वेक्टर, ठीक। तो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ थीटा कितना हो गया, ये मेंशन कर सकते हैं ना हम लोग इस तरह से, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और y में dl है, तो dl क्रॉस b करेंगे तो हमको नेगेटिव एक्स में मिलेगा फोर्स, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा ना। तो फाइनली df इज इक्वल टू, यदि हम लिखें यहाँ तो df इज इक्वल टू I2 इंटू DL इंटू B1, और ये तो वैल्यू 1 होगा, और ये n कैप जो होगा क्या ये माइनस आई कैप होगा, ठीक है, माइनस आई कैप हम ये ले सकते हैं, माइनस आई कैप में हम ये ले सकते हैं। और मैग्नीट्यूड पे बात करें, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे df इज इक्वल टू I2 dl b1। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। अब आइए, अब हमको ये डिस्कस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, डिस्टेंस कितना है d। तो हम लोग पता करते हैं नाउ मैग्नेटिक फील्ड at a point due to infinite current carry wire, ठीक, करंट कैरी वायर में करें तो उसकी जगह पर हम B1 लिखेंगे,
तो V1 कितना होगा, म्यू नॉट इनटू, यहाँ I1 होगा बाई 2 पाई इनटू डी होगा, क्योंकि इसके कारण हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट कितने दूरी पर है, डी डिस्टेंस पर। तो V1 बराबर इतना होगा, V1 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि वही मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट पर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 तो कह सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, तो हमें क्या मिलेगा, बोलो हमें क्या मिलेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या मिल रहा है, यहाँ से हम पुट करेंगे तो DF इज इक्वल टू I2 DL, और यहाँ पर V1 की जगह पर पुट करेंगे म्यू नॉट इनटू I डिवीजन में 2 पाई इनटू D, ये इतना अमाउंट मिलेगा हमें। अब इस DL को नीचे ले आए तो DF बाई DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I1 इनटू I2 डिवीजन में 2 पाई इनटू D, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। I2 का मैग्नीट्यूड लेंगे कहाँ पर, यहाँ ना, यहाँ पर जो I1 लेगा I2 लेना क्या चाहिए, किसके कारण फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसी वही लेंगे। जैसे याद करो फॉर्मूला में जो हम लोग का रिलेशन आया था, उसमें हमने जो अभी जो फर्दर पहले क्वेश्चन किए उसमें हम लोग किसी मीड पॉइंट पे निकाले थे, इसके कारण जो फील्ड था तो उसमें इसका करंट लिए, इस वाले वायर के कारण जो फील्ड था उसके कारण उसका करंट लिए। यदि हम ये एलिमेंटल लेंथ हम लेते इस पर, तो हम वहां पर V2 निकालते और I2 होता, समझ गए। तो यहाँ पर ये जो लेंथ आया है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अब देख रहे हैं DF अपॉन, हाँ इसको पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, और ये भी कितना आ रहा है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों के करंट पे डिपेंड कर रहा है और उनके बीच का सेपरेशन पर। तो यहाँ यूनिट लेंथ में हम मैग्नेटिक फोर्स किसी वायर पर चेक कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड। अब मान लीजिए इधर हम एक एलिमेंटल लेंथ लें, सपोज करो इधर एक एलिमेंटल लेंथ लेते हैं DL, तो इस केस में ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, DF इधर होगा इसका, ये कौन सा फोर्स होगा, ये फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर कौन सा 1, और यहां पर कौन सा होगा, ये फोर्स ऑन वायर और वायर 1 ड्यू टू वायर 2 होगा ऐसा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि दो वायर हैं जिनका करंट का डायरेक्शन सेम है, तो वो दो वायर सराउंडिंग में इनवर्स में अपनी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मैग्नीट्यूड ये आएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ तक लिखो, कुछ पॉइंट्स दिखाते हैं। DL
ठीक है, ये जो फॉर्मूला है df बाई dl इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई डी। ये मान लीजिए कि हमने निकाला है ये जो वायर 1 है उसके थ्रू मैग्नेटिक फोर्स जो डेवलप करेगा इस एलिमेंटल वायर में, उसका मैग्नीट्यूड है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, df बराबर म्यू नॉट कितना है, I1 I2 बाई 2 पाई डी आ रहा है। ठीक है, अब यदि इस वायर के कारण I2 वायर के कारण करंट के कारण यदि यहाँ छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेंगे तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, इतना ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर वहाँ पर हम लेके चलेंगे I1 और यहाँ उसके कारण आएगा यहाँ से, सॉरी लेके चलेंगे यहाँ I1 और यहाँ I2 होगा, यहाँ छूट गया टर्म, तो वहाँ पर I1 होगा। ठीक है, यहाँ I1 होगा, समझ गए। तो वहां पर भी प्रोडक्ट तो आपका सेम आएगा। तो ये किसी के कारण हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेंगे, अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, अट्रैक्ट करने का रहेगा। चूंकि दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए कि इन दोनों वायर में से दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव वायर में हो जाएगा तो भी अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वायर में है तो भी अट्रैक्ट करेंगे। अब तीसरा केस ये है कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव वायर है या इसका डायरेक्शन नेगेटिव वायर हो जाएगा, मतलब कहने का दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, इसका पॉजिटिव वायर है इसका नेगेटिव वायर है, सपोज करें तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा तो फोर्स इधर लगेगा। अब इसका वायर का करंट डायरेक्शन उधर नीचे हो गया, तो नीचे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और dl, तो इस बार क्या होगा, dl क्रॉस b, तो वो करंट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये उस केस में क्या होगा कि ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये फिर क्या करेगा, इस केस में जब ये नीचे हो जाएगा तो वो बाहर की तरफ होगा, ऐसे होगा ना, तो इस तरह से होगा तो अंदर की तरफ होगा और dl किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो dl क्रॉस b होगा तो डायरेक्शन इधर जाना चाहिए और इस केस में डायरेक्शन किधर आना चाहिए, dl क्रॉस b इस डायरेक्शन में इधर जाना चाहिए, सेम डायरेक्शन में जाएगा। इसके नीचे होने पर फील्ड का डायरेक्शन तो यहाँ अंदर की तरफ होगा, इसके ऊपर जाने पर फील्ड का डायरेक्शन तो बाहर होगा। ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन जाएंगे तो एक अट्रैक्शन हो जाएगा, हाँ रिपल्शन हो जाएगा। जैसे ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं उस केस में रिपेल होगा, रिपेल तो कब होगा ना, जब ये इधर इसका फोर्स इधर होगा और इसका फोर्स उधर होगा। इसका फोर्स उधर हो रहा है क्या, जैसे मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन हम ले रहे हैं, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, टू पैरेलल current carrying infinite wire having currents I1 and I2 respectively, separated by shortest distance d, for a small elemental, separated by shortest distance d, comma, for a small elemental length vector dl, it is also known length vector dl full stop, it is also known as elemental force per unit length. It is also known as elemental force per unit length
of two parallel current carrying wires. Two parallel current carrying wires. अगले पॉइंट लिखिए, this force per unit length will be same for this force per unit length will be same for any of parallel wire, any of these parallel wires. अगले पॉइंट लिखिए, अगले पॉइंट वाइज लिखते जाएगा, if the direction of parallel current carrying wire, if the direction of current of parallel current carrying wire are same, if the direction of current of parallel current carrying wire are same, then forces will be attractive in nature. And if full stop देके लिखना, अगले लाइन में, if the direction of current of parallel current carrying wire are different, then ये डायग्राम बनाइए, then ये डायग्राम को ड्रॉ कर दो, ये डायग्राम इसको ड्रॉ कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड at a point due to wire in negative z axis, ठीक है, और ये होगा डायरेक्शन ऑफ magnetic field at a point due to wire 1 in negative z axis. Okay. Direction of wheel is negative y axis. So df in positive axis. ठीक, यानी कि डायरेक्शन ऑफ wheel in positive y axis. So df in किधर होगा negative axis. समझ गए?
हो गया? अगला टॉपिक देखिए क्या है। मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular ring can operating हो गया? चलो देखें क्या करें। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक सर्कुलर करंट लूप ले लेना, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कुलर वायर लूप है, ठीक है, इस तरह से कुछ ये सेंटर पॉइंट है, दिख रहा है ये सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। एक वायर लूप है जिसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, ऐसे लीक कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है उसको हम a मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं लेट आर circular current carry wire loop of radius कितना है इसका, रेडियस a and current in the wire is I। मान लेते हैं करंट उसमें I है, तो ये करंट कैरिंग वायर हो गया जिसका कि रेडियस कितना है a और उसका करंट हो गया I। तो अब इसका ये सेंटर पॉइंट O हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए रिंग है, तो रिंग का सेंटर पॉइंट ये हो, और रिंग कैसा है, ये वायर लूप है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है माना है I, और रेडियस कितना है सर्कुलर लूप का a। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका ये सेंटर पॉइंट एक्सिस, यदि आप बोर्ड पे मान लें कि बोर्ड को xy प्लेन मान लेते हैं, तो बोर्ड के प्लेन में रिंग है, तो उसका एक्सिस जो होगा वो z एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी z एक्सिस से परपेंडिकुलर इसका प्लेन होगा। तो हम ये सेंटर पॉइंट मान रहे हैं कि उससे वो z एक्सिस पास कर रहा है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें कि ये रिप्रेजेंट हो रहा है x और y और ये है z। तो हम मान सकते हैं कि सर्कुलर लूप किसमें है, तो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर लूप इज इन xy प्लेन, इसमें है xy प्लेन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बायट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इस वायर के कारण। तो जैसे वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण एक रीजन क्रिएट होगा जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस वायर का इसके सेंटर पॉइंट पर यानी एक्सिस के पॉइंट पर हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्लियर है। तो जैसे मान लेते हैं हम क्या करते हैं, हम शुरू से जैसे करते आए हैं, मान लेते हैं कि उसको इस तरह से कि यहाँ पर हम छोटा सा एक एलिमेंटल लेंथ लेते हैं, छोटा सा dl लेते हैं, एलिमेंटल लेंथ। तो ये dl का एक्सिस हो जाएगा टेंजेंट, क्या होगा, ये टेंजेंट ड्रॉप होगा उसको
थोड़ा दूर बना, ठीक है। ये डीएल हो गया और ये उस पर खींचा गया टेंजेंट, तो टेंजेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये जो टेंजेंट है इसी से हमारा, इसी का डायरेक्शन में हमारा डीएल होगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट drawn at a point to describe the direction of small elemental length vector क्या dl, स्मॉल एलिमेंटल लेंथ वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हमको ये टेंजेंट चाहिए। तो ये डीएल हो गया, ठीक है। और डीएल से हम इसको यहां से मिलाएंगे सेंटर पॉइंट में, तो ये आर होगा। याद है बायट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? फॉर स्मॉल एलिमेंटल लेंथ वेक्टर डीएल, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? डी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, क्या निकल के आएगा? dV इज इक्वल टू 1 अपॉन, हाँ ठीक है, म्यू नॉट कर लीजिए। तो म्यू नॉट अपॉन कितना? 4 पाई इंटू आई इंटू dl क्रॉस आर, डिवीजन में आर लिख सकते हैं ना, किसी भी पॉइंट का पता करने के लिए। तो हमारा कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ लिख सकते हैं हियर द पॉइंट इज O मतलब एक्सिस और सेंटर ऑफ वायर लूप होगा ऐसा। तो यहाँ R क्या होगा? देन हियर R क्या होगा? R जो होगा वो R का मैग्नीट्यूड A के बराबर होगा, ठीक। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं dV। तो ध्यान से देखो, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन कितना? 4 पाई। dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें? करंट I फ्लो कर रहा है, तो I इंटू क्या होगा यहाँ? dl क्रॉस B, सॉरी B करें, dl क्रॉस R बाई R क्यू। तो यहाँ पर चूंकि R क्या है? A है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना A क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान से लिखना यहाँ पर I dl A साइन थीटा डिवीजन में A क्यू, और यहाँ n कैप दे देते हैं। अब ध्यान देखते हैं कि यहाँ पर थीटा कितना होगा। यदि हम सर्कुलर ग्रुप में किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका सेंटर से मिलाया गया लाइन तो 90 डिग्री होगा। तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ भी थीटा कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सब जगह होगा। हम कहीं भी इसको हम यहाँ भी लाएंगे तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मैच कराएंगे तो ये एंगल कितना मिलेगा? सब जगह किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो sin 90 1 हो गया। तो यहाँ पर ये तो टर्म ये सीधे 1 हो गया 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर इसको आगे हम और एक्सटेंड करें तो यहाँ dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई इंटू डी एल, और यहाँ डिवीजन में ए स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ डायरेक्शन एन कैप देना होगा। अब डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डीएल, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस, जैसे यहाँ पॉइंट देखें तो डीएल इधर है और आर इधर, तो डीएल क्रॉस आर, तो यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस, जो एक्स वाई प्लेन में हमारा ये सर्कुलर लूप है उसके पॉजिटिव जेड एक्सिस में उसका मैग्नेटिक फील्ड लगाया। कब, जब करंट इधर फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका साइन कन्वेंशन फॉलो करें तो देखो यहाँ एक्स वाई और जेड, तो लिखेंगे इफ करंट इज फ्लोइंग, फ्लोइंग किधर, एंटी क्लॉकवाइज, देन डायरेक्शन ऑफ बी विल बी, किधर होगा, विल बी पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, बोलो। और इफ करंट इज फ्लोइंग clockwise direction, then direction of B किधर होगा, will be negative z axis होगा ऐसा। नेगेटिव जेड एक्सिस कैसे, इधर अब यदि क्लॉकवाइज टर्न किया, क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो नेगेटिव जेड एक्सिस है ना, क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना तो नेगेटिव जेड, ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया, तो सिंपल तो है, दिक्कत नहीं। हमेशा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज करना है, राइट हैंड यूज करेंगे उससे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, के कैप, तो यहाँ कह सकते हैं ना एन कैप इज इक्वल टू के कैप, ले सकते हैं सर अभी के अनुसार। अब यदि डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेंगे तो फिर माइनस के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर dv इज इक्वल टू यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर dl, और यहाँ के कैप। अब ध्यान देखो, अब हमको निकालना है 4 कंप्लीट वायर, अभी तो हम dl लेंथ के लिए निकालें, तो हम पूरा कंप्लीट वायर के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे फॉर कंप्लीट वायर लूप। उसके लिए हम क्या करेंगे, dv को इंटीग्रेट करेंगे, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a स्क्वायर i अपॉन a स्क्वायर इनटू dl। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 से b होगा, और ये कहां से कहां, 0 से कितना होगा 2 पाई a, क्योंकि वो लेंथ ले रहे हैं ना तो एंगल नहीं ना लेंगे, लेंथ ले रहे हैं, dl लेंथ है ना, तो पूरा 2 पाई r, ठीक है। ये तो इसके अकॉर्डिंग चलें, देखो क्या आएगा, तो dv का b हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन देखो यहाँ 4 पाई a स्क्वायर इनटू i, और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे dl का, तो l लिमिटिंग वैल्यू 0 से 2 पाई a, तो यहाँ पर b बराबर क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a स्क्वायर इनटू i, और ये हो जाएगा 2 पाई, l का वैल्यू 2 पाई a हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 बचेगा, a से a कैंसिल आउट होगा, यहाँ a बचेगा, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट i अपॉन 2a होगा। तो ये क्या निकला, ये निकला मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, यानी कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके सेंटर पॉइंट पर जो उसका एक्सिस होगा, सेंटर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट, जो कि परमीबिलिटी कांस्टेंट है, आई जो सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करेगा वो 2 इंटू ए। अच्छा मुझे ये बताइए, रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, ऐसे भी घटना चाहिए, और यदि रेडियस छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और मजबूत होगा, ठीक है।
मान लो कि ये तो एक वायर है, ऐसे मान लो कि n नंबर ऑफ वायर्स हैं, उसका n नंबर ऑफ वायर इसमें लपेटा हुआ है, तो ये सिंगल वायर है तो n नंबर ऑफ वायर होंगे तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular wire loop for single turn। अब देखो यहाँ पर for n number of turns, मतलब यदि उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 20, 25 या 1000 टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू n बाई 2a, यानी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n से मल्टीप्लाई हो गया तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई हो जाए उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ में आया है? चलिए तो इसको राइट डाउन कीजिए और इसका फॉर्मूला तो भी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। Due to circular wire heading देखिए एक सर्कुलर वायर लूप है, लेकिन सर्कुलर वायर लूप बना है। ये सर्कुलर वायर लूप कैसा दिख रहा है, ये मान के चलिए कि एक सर्कल है ना, सर्कल जैसे हाथ का रिंग है तो सर्कल ऐसे आप सामने से देखेंगे तो कंप्लीट रिंग नजर आएगा। रिंग को हल्का सा टर्न कर दिया ऐसे, तो हल्का टर्न किए तो वो पूरा सर्कुलर नजर नहीं आएगा, ठीक है, कुछ इलिप्टिकल शेप का नजर आएगा। तो ऐसे रिंग देखने पर तो पूरा सर्कल आएगा, लेकिन टर्न कर देंगे तो आपको वो पूरी तरह से सर्कल नजर नहीं आएगा। ये हल्का टर्न किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, आई, इस बार डायरेक्शन वही है, एंटी क्लॉकवाइज करंट आई फ्लो कर रहा है। इसका सेंटर पॉइंट है, इसको मान चलते हैं कि एक्सियल पॉइंट ये है सेंटर पॉइंट, ठीक। तो एक्सियल पॉइंट से मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट का हमने P नाम रखा है, ये एक्सियल पॉइंट O है, ठीक। और ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस A होगा, क्योंकि रेडियस है सर्कल का, तो सर्कल के रेडियस को हमने क्या माना है, A। करंट आई फ्लो कर रहा है, सर्कुलर वायर लूप है, ठीक। बेसिकली आपको ये इस तरह से देखना चाहिए जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये जो रिंग है ना, रिंग जेड और वाई प्लेन में, रिंग किसमें है, जेड वाई प्लेन।
मतलब जेड और वाई प्लेन में ऐसे, तो जब आप उसको देखेंगे जेड एक्सिस के थ्रू तो एक लाइन की तरह नजर आएगा, लेकिन जब एक्स एक्सिस देखेंगे तो पूरा सर्कल नजर आएगा। समझ पा रहे हो? तो वो जेड वाई प्लेन में रिंग है और उसका एक्सिस कहां से पास कर रहा है? एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक, ये वो एक्स एक्सिस, इसको यदि हम आगे एक्सटेंड करें तो हम इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक, और इसको हम ले रहे हैं ऐसे और यहाँ से ये ले रहे हैं, तो ये हो गया जेड और ये हो गया वाई। तो आप देख रहे हैं रिंग किस में है? जेड वाई प्लेन में। तो हम कह सकते हैं कि रिंग या फिर सर्कुलर वायर लूप, सर्कुलर वायर लूप, द प्लेन ऑफ सर्कुलर वायर लूप is in YZ plane and its axis is passing through x axis। ठीक है, x axis। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सर्कुलर वायर लूप है वो वाईजेड प्लेन में है, इसलिए उसका एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी पॉइंट पर हमको P पे पता करना है। क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एट ए एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर वायर। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इसको थोड़ा और नजदीक कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं इस पॉइंट को P है। तो वायर लूप ऐसे, तो वायर जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो जेड एक्सिस से देख रहे हैं। तो यहाँ पर टॉप में क्या होगा? यदि टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन डॉट होगा और यहाँ पर देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्रॉस होगा। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यानी कि वाईजेड प्लेन में फ्लो कर रहा है, तो जब हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ करंट हमारी तरफ आता हुआ नजर आएगा और यहाँ नीचे जाएंगे तो हमारे से दूर जाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ये इन द प्लेन होगा, इन द पेपर होगा और ये टुवर्ड्स द व्यूअर होगा। ये प्लेन ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन ये व्यूअर्स की तरफ होगा, ये व्यूअर से दूर होगा, ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, तो जब आप एक्स एक्सिस में देखेंगे तो एक्स एक्सिस में पूरा कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। जब हम जेड से देखेंगे तो ये हमारी तरफ आता हुआ और ये नीचे जाता हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसका एक्सियल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट O है, रेडियस इसका A है। अब इसके एक्सियल पॉइंट, इस डिस्टेंस का नाम हमने रखा है D, यानी O से P का दूरी कितना है? D। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब हमको पता करना है कि इस पॉइंट पर यहाँ छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं D, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ DL। तो छोटा सा एलिमेंटल लेंथ DL लेंगे, DL, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस DL का डायरेक्शन किधर होगा? जेड एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। इसका नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा, लेकिन इसका किधर होगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इसको थोड़ा बेहतर तरीके से हम बना देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिमेंटल लेंथ हम DL ले रहे हैं, यहाँ ऐसे, तो ये DL। ठीक है, यहाँ लिखेंगे we have taken a small elemental length vector DL towards the viewer and parallel to positive z axis। ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर करंट का जो डायरेक्शन है वो डॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन डॉट है।
तो अब यहाँ से जब इधर जा रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये सॉरी डीएल यानी डीएल का वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। अभी छोटे से एलिमेंटल लेंथ के कारण किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ क्या लिखेंगे, स्मॉल एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड कितना dB, तो dB कितना होगा, dB इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I dl क्रॉस d, सॉरी dl क्रॉस r पाई r होता है ना। अब इसका हम लोग व्यवस्था करते हैं, इस डायरेक्शन में dl होगा तो करंट उस डायरेक्शन में dl। अब हमको इस पॉइंट पर पता करना है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको मैच करा रहे हैं, ये हमारा r होगा, तो ये जो डायरेक्शन है यही हमारा r है, ठीक है, यही हमारा r है, ये r वेक्टर है, इसका मॉड निकालेंगे तो हमारा ये लेंथ होगा ना। अब मुझे एक चीज बता दो कि जो dl लेंथ वेक्टर है, यहाँ पर dl क्रॉस r कितना होगा, बोलो, dl क्रॉस r कितना होगा, बोलो, dl किधर है, जेड एक्सिस में, ठीक है, और ये r जो है वो xy प्लेन में है, ठीक है, देख रहे हो xy प्लेन में है, ये x है, ये y है और ये z है ना, देखो है ना इस तरह से, यानी कि yz में हमारा सर्कुलर लूप है, dl हमारा z एक्सिस में है, और जो r है वो xy प्लेन में है। तो z एक्सिस का xy प्लेन से एंगल कितना होगा, xy प्लेन ये होगा, z एक्सिस ये होगा, तो एंगल कितना होगा, xy प्लेन ये है और z ये है। प्लेन ऐसे भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, प्लेन ऐसे भी रहेगा तो एंगल तो 90 डिग्री बनेगा। r ये है जो xy प्लेन में है और z ये है जिसके अलॉन्ग dl है, तो ब्लैक वाला dl को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो xy प्लेन में r को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर द एंगल बिटवीन कौन सा dl एंड r is 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि dl किस में है, dl है z एक्सिस में, ठीक, और r किस में है, xy प्लेन में, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं बायोट-सेवर्ट लॉ के आगे, तो बायोट-सेवर्ट लॉ में आगे हम क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा I dl इंटू r कितना है, r का वैल्यू ये कितना लेंथ होगा, ये a होगा, ये d है, तो कह सकते हैं r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये एंगल को मान लेते हैं कि हम थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो, ये ऐसे है ना सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन है तो y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये जो y एक्सिस का एंगल, इसको z से नहीं मतलब है, ये जो है ये y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा,
ठीक, ये r हो गया। अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, I इंटू dl इंटू r कितना है यहाँ पर, यहाँ r ही तो ले रहे हैं ना, तो r का वैल्यू कितना है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और एंगल साइन 90 हो गया है हम, ठीक है। डिवीजन में r क्यू होगा, तो इसको यहाँ पर हम r भी लिख देंगे तो काम चलेगा हमारा फिलहाल। तो ये r साइन थीटा और डिवीजन में r क्यू, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो dv इज इक्वल टू आएगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू i dl साइन थीटा, डिवीजन में r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। और हमको थीटा पता है 90 डिग्री, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम सीधे इनटू 1 कर देते हैं, ठीक है। इतना टर्म आ गया। अब इसमें जो ये dv आया उसका म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, dl क्रॉस, हम क्या कर रहे हैं, dl क्रॉस r किए हैं, तो dl है इधर और r किधर है, इधर, r ऐसे है, तो dl क्रॉस r, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, नहीं समझ पाए, देखो ध्यान से, हल्का सा यहाँ पर थोड़ा पेचीदा है, देखो देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह से है, इस तरह से अभी क्या है कि ये है जेड एक्सिस में, ये डीएल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऐसे होता तो एक्स एक्सिस होता, लेकिन वो है एक्स वाई प्लेन है ये, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में है, तो स्ट्रेट तो ऐसे तो नहीं है, ऐसे रहता तो ये तो एक्स एक्सिस में होता, तब इनका क्रॉस प्रोडक्ट वाई में आ जाता, डीएल क्रॉस आर वाई में होता, लेकिन ये ऐसे में होता कि ऐसे, और ये तो जेड में है ही। तो अब क्या होगा, डीएल क्रॉस एक्स, डीएल क्रॉस आर, तो वो पूरा इंक्लाइंड होगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड है ना, तो इसका प्लेन ऐसे, ये प्लेन हो गया, ऐसे रहता तो प्लेन ये होता, लेकिन ऐसे है तो प्लेन ऐसे हो गया, थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हल्का सा टर्न किया हुआ रहेगा। तो यदि हम इस डायरेक्शन में ऐसे लें तो ये dv को रिप्रेजेंट करेगा, बोलिए, तो ये जो x जो लाइन देख रहे हैं dr, उसके ये परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, याद है, ये dr के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो ऐसा बनेगा, इस तरह से होगा। तो यदि ऐसे रहता तो हम एग्जैक्टली वाई एक्सिस में ले लेते, लेकिन ये ऐसे है, तो हमारा कुछ एंगल बनेगा, और वो इस ये जो प्लेन बन रहा है दोनों का, उससे परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल में से समझ में आया नहीं बात, क्लियर है। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, हमने इस एंगल को 90 माइनस थीटा लिया है, तो अब हमको ये देखना है कि ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 है, टोटल एंगल हमको 180 होना चाहिए, तो उसमें से ये एंगल है 90 माइनस थीटा और ये थीटा, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये अल्फा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक। अब इसको खोलेंगे तो ये तो 180 डिग्री खुल हो गया, तो ये 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो अल्फा बराबर कितना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं, ले सकते हैं, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ है, ये dv जो भी निकाले हैं हम, वो यहाँ पर जो हमारे पास छोटा सा एलिमेंटल लेंथ वेक्टर था उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आया।
अब उसी तरह यहाँ पर स्मॉल एलिमेंटल लेंथ वेक्टर जो अंदर जाता हुआ होगा, तो उसके वो अंदर जाता हुआ होगा तो उसकी कारण कैसे होगा, ध्यान से देखिए। ये लेंथ वेक्टर लेंगे और इसके कारण ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं ना, तो ऐसे लेंगे तो इसके कारण जो हमारे पास आएगा वो ये होगा, जो अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में हमारा डायरेक्शन कैसे होगा, देखो ये तो जेड एक्सिस हो गया, ये ऐसे होगा, ऐसे होता तो एक्स होता, ऐसे होता तो पूरा वाई हो जाता है, लेकिन ये ऐसे रहेगा। ये तो नेगेटिव जेड में जा रहा है ब्लैक वाला, और ये है एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में तो अब हमको क्या करना है, डीएल क्रॉस, हमको डीएल क्रॉस क्या करना है, तो डीएल ब्लैक कलर वाला डीएल हो गया और क्रॉस, हाँ तो हल्का सा उठा हुआ रहेगा। ऐसे रहता तो एग्जैक्टली वाई में आता, लेकिन हल्का इंक्लाइन रहेगा तो ऐसे आएगा। तो ये किसके कारण होगा, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल या फिर डीएल, डीएल किसके, गोइंग इन नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। और ये जो होगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, this is magnetic field due to DL किधर, going पॉजिटिव जेड एक्सिस, समझ पा रहे हैं, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के कारण था और ये नेगेटिव जेड एक्सिस के कारण, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ दूरी भी सेम है, करंट एलिमेंट भी सेम है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इतना होगा। अब देखो, अब क्या करना है, ये दोनों चीजें निकल गई, अब हमको अगले स्टेप में करना क्या है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट, इसका इस वाले का एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो वाई कॉम्पोनेंट को बैलेंस हो जाएगा, जो भी बचेगा वो कितना, एक्स कॉम्पोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम करंट कैरिंग वायर लूप की किसी एक्सियल डिस्टेंस में देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सिर्फ किसमें होगा, एक्स एक्सिस में। मतलब उस जो वायर लूप की परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा सिर्फ उसी में। वायर लूप किसमें है, वाई जेड प्लेन में, और उसका एक्सिस किसमें है, एक्स में, तो उसी एक्सिस में ही सिर्फ होगा। यदि मान लो वायर लूप एक्स वाई प्लेन में, तो उसका एक्सिस जेड प्लेन में होगा, जेड एक्सिस में होगा, उसी जेड एक्सिस में ही नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, हमको यहाँ से इसका ये आया और इसके लिए यहाँ ये आ जाएगा इसके लिए, और इधर लेंगे हम इसके लिए, इसका लेंगे हम इसके लिए, तो यहाँ आ जाएगा, देखो ध्यान से 2 dB cos थीटा होगा ऐसा, और ये होगा dB sin थीटा, और ये भी कितना होगा, dB sin थीटा। तो ये dB sin थीटा और ये dB sin थीटा एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे dB y, और इसको भी बोलेंगे dB y, और ये होगा dB x। समझ पाए हैं इतना, बताओ, क्लियर हुआ इतना, आगे बढ़ सकते हैं तब, तो बस अब ये डेराइव हो गया, ठीक है। तो
since by symmetry the dvy will be equal to 0। सिमेट्री के कारण dvy क्या होगा, 0 होगा। या हम इसको ऐसे कह दें, summation of magnetic field along y axis will be 0। so summation of dv इसके along y के along क्या मिलेगा, summation of all magnetic field along y axis क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देख रहे हैं, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, now net magnetic field will be directed towards the perpendicular axis of the plane of the loop of the wire loop। ठीक है, वो होगा that is B net बराबर Bx प्लस By, और ये क्या होगा, By क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड वो किसके अलॉन्ग होगा, x के अलॉन्ग होगा, यहाँ x के अलॉन्ग होगा। ठीक है, और वही हम अब निकालेंगे। तो इसको पहले ड्रॉ करो बढ़िया से। अभी कोई क्लास नहीं है और आप, ठीक है। तो देखो यहाँ dvx ही हमारा x एक्सिस में जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो dvx होगा, dv cos थीटा। तो यहाँ पर इनटू dl आएगा, कितना अमाउंट होगा, तो यहाँ पर dvx फिर से देख रहे हैं, dvx इज इक्वल टू म्यू नॉट i a डिवीजन में 4 पाई, और ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा, इनटू कितना dl हो जाएगा। dl है क्या, एलिमेंटल लेंथ है सर्कुलर वायर लूप का। ठीक है, तो अब ये तो फॉर कंप्लीट वायर लूप, ठीक है। ध्यान से देखिए, म्यू नॉट कांस्टेंट होगा, आई कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा, 4 पाई कांस्टेंट होगा, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, डी जो कि सेपरेशन है उस पॉइंट का वो भी कांस्टेंट होगा, जो भी वेरिएबल होगा वो डीएल होगा। तो हम कंप्लीट वायर लूप के लिए यदि हम dvx का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर म्यू नॉट आई ए डिवीजन में 4 पाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 3/2 इनटू इंटीग्रेशन dl करेंगे। कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से करेंगे। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ये हो जाएगा टोटल bx, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो bx इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट i a डिवीजन में 4 पाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये होगा 2 पाई a होगा ना। तो यहाँ से 4 पाई ये क्या d/2, हाँ यार 3/2 होगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर bx क्या बचा, म्यू नॉट i, और यहाँ से a स्क्वायर डिवीजन में 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3/2।
ये टोटल Bx होगा और यही क्या बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यही क्या बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B बराबर, देखो यहाँ ध्यान से, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ में ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 3/2 इनटू a स्क्वायर तो ले लिए और ये किधर होगा, I कैप होगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इसको आप रिमेंबर करके ध्यान दीजिए, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे होगा। हेडिंग दीजिए छोटा सा। देखिए, सर्कुलर करंट लूप ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया था ना ऑन एक्सियल डिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर लूप, क्या आया था, B इज इक्वल टू, यदि हम मैग्नेटिक वाइज लिखते हैं तो क्या आएगा, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर, ये आया था। ठीक, अब मान लेते हैं कि if d is far greater than E, इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, मतलब d बहुत दूर हो, तो जो सर्कुलर लूप है उसका रेडियस बहुत छोटा हो और d काफी दूर हो, ऐसे टर्म में तो हम कह सकते हैं we can neglect the value of A with respect to D। तो जहाँ D यूज होगा उसके नजदीक में, उसके साथ में एडिशन या सबट्रैक्शन में होगा, तो वहाँ हम A को निगलेक्ट कर सकते हैं। A अपने आप में निगलेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ D के साथ ऐड है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके साथ 0.0 ऐड कर देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह यहाँ पर यदि हम यहाँ पर A को निगलेक्ट कर रहे हैं तो B बराबर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I a स्क्वायर डिवीजन 2 d स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, A को निगलेक्ट कर दिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 d आएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा आगे ले रहे हैं, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पाई यूज कर रहे हैं, पाई a स्क्वायर डिवीजन है, ऊपर में पाई लिए तो नीचे में भी पाई लेना पड़ेगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 4 पाई होगा, ठीक है, इनटू dq होगा। ठीक है, तो इसमें B इज इक्वल टू, याद कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू 2 पाई a स्क्वायर
तो 2 पाई ए स्क्वायर डिवीजन में d2, ठीक। तो यहाँ पर जो 2 पाई ए स्क्वायर है, इस पूरे के पूरे टर्म को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, 4 पाई आई 2 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसको पाई की जगह पर, मतलब इसको हम ए की जगह पर मान सकते हैं, इस तरह से म्यू की जगह पर पाई आर स्क्वायर है ना, 2 को बाहर रख दिए, तो यहाँ पर इसको हम लोग मान सकते हैं, ये इसको ले सकते हैं म्यू के बराबर। म्यू क्यों ले रहे हैं, देखिए म्यू ये रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, पाई ए स्क्वायर, ये बेसिकली क्या होगा, एरिया होगा, हाँ उसका एरिया होगा, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मानते हैं। इस पर हम और डिटेल में आगे अगले चैप्टर्स में डिस्कस हो रहे हैं, तो उसको यहाँ पर लिखकर उसकी जगह पर म्यू लिख सकते हैं। आज तो यहाँ देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पर 2 म्यू ऐसे ले सकते हैं, डिवीजन में d2, ये कुछ उसी तरह से मिल रहा है, किस तरह से, ये कुछ उस तरह से मिल रहा है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बाई r3 था, याद है। तो ये उसी के इक्विवेलेंट हो रहा है, तो ये इसीलिए इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब यहाँ सिचुएशन देखो क्या है, जैसे ये हमारा सर्कुलर वायर लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, टॉप से देखेंगे तो कैसे मूव कर रहा है, टॉप से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे जो करंट यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकले, ऐसे सब का डायरेक्शन ऐसे है ना, समझ पा रहे हो, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वायर लूप कैसे है, सर्कुलर ऐसे है, टॉप से देखेंगे इसको ऐसे देखेंगे, y x और z, ये सर्कुलर लूप, ये लूप किसमें है, सर्कुलर वायर लूप किस प्लेन में है, इन कौन सा प्लेन होगा, zx प्लेन में, ठीक है। zx प्लेन में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उससे परपेंडिकुलर, किस डायरेक्शन में निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लो इन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस में पूरा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब सब लोग पूछेंगे कि सब लोग इसके डाउट पर जरूर से कुछ